नमस्कार दोस्तों। आज से हम साइकोलॉजी का एक कंप्लीट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम साइकोलॉजी के संबंध में जो आरंभिक चर्चाएं होती हैं उससे करेंगे। और जो ये सेशन है ये मुख्यतः डिज़ाइन किया गया है यूजीसी नेट के लिए, जो वर्तमान में एनटीए नेट के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन विषय में जितने भी हमारे अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं नेट की परीक्षाओं में, उनके लिए ये पोर्शन काफ़ी लाभदायक होगा। साथ ही साथ जो भी एजुकेशन विषय में, शिक्षा शास्त्र में पीएचडी करना चाह रहे हैं या फिर एमएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उन सभी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। साइकोलॉजी के इस सेशन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जनरली साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी क्या है। तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी को समझते हुए अलग अलग विचारधारा के जो हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आरंभ में जब साइकोलॉजी को समझा जाता था, जब ये दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा हुआ करती थी, उस समय इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। तत्पश्चात मन का विज्ञान कहा गया। लेकिन आत्मा और मन, इन दोनों ही संप्रत्ययों को समझने के लिए हमारे पास किसी प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य या उपकरण उपलब्ध ही नहीं थे। तो इस आधार पर इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान कही जाने वाली जो परिभाषाएं थी, उनको निरर्थक मानते हुए उन्हें नकार दिया गया। और फिर चेतना का विज्ञान शब्द से संबोधित करते हुए विलियम वुंट द्वारा साइकोलॉजी का एक लैब डिज़ाइन किया गया। और क्योंकि साइंस की जब हम बात करते हैं, विज्ञान की जब बात करते हैं, तो विज्ञान में तथ्यों को समझने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने साथ रखना पड़ता है, और जिसके लिए हमें कई उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। हमें कई माध्यमों से उसको सिद्ध करना होता है। जो भी अध्ययन के पश्चात आउटकम्स निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं, उनकी सार्वभौमिकता को हमें सबके सामने रखना होता है, जिसके लिए एक प्रयोगशाला का होना अति आवश्यक है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि हमारे भारत में भी या पूरे वर्ल्ड में हर विषय की प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चों को जो हमने सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान करना है, जिसमें तथ्यों को समझने के लिए बच्चों के पास बहुत सारे उपकरण हों, कई सारे उनके पास अनुभव हों, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पड़ती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ये एजुकेशन साइकोलॉजी के संबंध में बताने से पहले थोड़ा सा साइकोलॉजी के संबंध में बताना चाहूँगा। देखिए, साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और इन सभी परिभाषाओं में जो वर्तमान में हम परिभाषा पढ़ते हैं या हमें पढ़ाई जाती है हमारे बीएड में, वो है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन कुछ समय से जो सबसे प्रचलित परिभाषा है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको परिभाषा बताई मानव व्यवहार का अध्ययन, देखिए व्यवहार के अध्ययन की जब बात करते हैं तो वो व्यवहारवाद की अवधारणा को स्पष्ट करता है। लेकिन व्यवहारवाद में भी बहुत सारी कमियां पाई गई। उसके बाद फिर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का उद्गम हुआ, और आप समझते हैं, आपने पढ़ा है या आने वाले समय में आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, कि वर्तमान समय जो है साइकोलॉजी का, उसमें हम न्यूरोसाइंस के माध्यम से साइकोलॉजी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो रिसेंटली जो डेफिनेशन जिसके माध्यम से हम मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, वो आपकी कुछ इस प्रकार है: द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज और एक्टिविटी। किसी भी क्षेत्र या ज्ञान विशेष के संबंध में हमारे व्यवहार और जो हमारे मानसिक संक्रियाएं होती हैं, उनके मध्य जो रिलेशन है, यानी कि संबंध स्थापित होते हैं, उसी को हम
मनोविज्ञान कहते हैं। बहुत सरल तरीके से अगर इसको समझे हम, व्यवहारवादी ये कहते आए थे कि मानव व्यवहार को समझना ही मनोविज्ञान है, लेकिन लेटर ऑन जो रिफाइन किया गया डेफिनेशन को, उसमें ये बताया गया कि मानव व्यवहार के निर्मित होने में उस मानव की जो मानसिक संक्रियाएं होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस योगदान को समझने का कार्य हम साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। इसीलिए वर्तमान जो मनोविज्ञान है वो किसी भी मनुष्य के व्यवहार के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण जो हैं, जो कि उसकी मानसिक संक्रियाएं हैं, उसके भूतकाल के अनुभव हैं, जिनको वर्तमान में प्रयोग करते हुए अपने व्यवहार को सुनिश्चित करता है, ये सब साइकोलॉजी को समझाने हेतु पर्याप्त है। या ये कह सकते हैं कि हम साइकोलॉजी को इस रूप में समझें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। साइकोलॉजी को जब साइंटिफिक रूप से जाना जाने लगा तो उस केस में सबसे पहले जो नाम आता है निकल करके, उसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, जिसका हिंदी में नाम है संरचनावाद। संरचनावाद क्या है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये सारी ही बातें हम आगे जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जो प्रमुख जो शाखाएं हैं जो हमको पढ़नी होती हैं अपने सिलेबस में एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर विशेषतः, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दूसरी जो शाखा है जो साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, अभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर नहीं आए हैं, दैट इज़ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है आपका प्रकारीवाद। हिंदी में इसका अनुवाद जो है प्रकारीवाद, यानी कि किस तरीके से कौन क्या फंक्शन करता है। कौन मतलब मनुष्य या कोई जीव, तो वही क्या है आपका मनोविज्ञान है। और ये बात समझाने के लिए जो विचारधारा सामने आई उसे हम फंक्शनलिज्म कहते हैं। फिर आता है बिहेवियरलिज्म। देखिए इनका जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि हर मस्तिष्क का या हर चेतना का अपना एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना ही मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन फंक्शनलिज्म जब आया तो फंक्शनलिज्म ने ये कहा कि भाई हम किसी के भी स्ट्रक्चर को जानने में इतनी उत्सुकता क्यों दिखाएं। जैसे कि अगर आपने एक गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी को आप चलाना जानते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि उस गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं उनका आपको नॉलेज हो। वो काम मैकेनिक के लिए ठीक है, ठीक। अगर आप करना चाहें तो एडिशनल रूप में आप उसको सीख सकते हैं, बट एक गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को सिर्फ गाड़ी के फंक्शन को जानना ज़रूरी होता है कि कैसे गाड़ी आगे मूव करती है, कैसे रुकती है, कैसे एक्सीलरेटर को हमने यूज़ करना होता है, कैसे ब्रेक यूज़ करना होता है, कहाँ पर गियर यूज़ करने होते हैं, दैट्स इट, जो उसका फंक्शन है। तो फंक्शन पर ही ध्यान देना महत्वपूर्ण है। और जब हम फंक्शन पे ध्यान देने की बात कर रहे होते हैं तो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं मनुष्य व्यवहार की बात वहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से फंक्शनलिज्म के तुरंत बाद व्यवहारवाद का उद्गम होता है। व्यवहारवाद क्या है, किसने प्रतिपादित किया, ये सारी बातें आगे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि हम करने जा रहे हैं। और आप में से कई लोग जो बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको ये जानकारी होगी भी। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं गेस्टाल्टिज्म। देखिए व्यवहारवाद की जब हम बात करते हैं तो व्यवहारवाद निश्चित रूप से स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में पार्ट टू पार्ट सीखने की बात करता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवहार के निर्माण की ये बात करता है। उसी बात का खंडन करने के लिए फिर गेस्टाल्टिज्म आता है, जो कहता है कि कोई भी व्यवहार जो है वो अपने आप में पूर्ण है, समग्र है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ ही होता है समग्र, जो कि जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो समग्र रूप से हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं, देन जाकर के हम कोई रिस्पांस देते हैं, ये गेस्टाल्टिज्म कहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइको एनालिसिस, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया एक बहुत अच्छा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी बारीकियां हमको सीखने को मिलती हैं मनोविज्ञान की। इसके बाद ह्यूमनिज्म, आपने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी होंगी। इब्राहिम मैस्लो का एक बहुत अच्छा उसमें हिरार्की है, वो ह्यूमनिज्म के अंतर्गत दिया गया है। फिर आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो प्रेजेंट टाइम पे हम जितना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ पर जीन पियाजे हैं, वाइगॉस्की हैं या ब्रूनर हैं, ये सभी के सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ज़्यादा अध्ययन कर चुके हैं। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो फोकस है वो मनुष्य की मानसिक संक्रियाओं के द्वारा उसके व्यवहार के निर्माण पर है, जो कि मैं आपको परिभाषा में बता चुका हूँ। तो ये सारी ही बातें हमने अपने आने वाले सेशंस में करनी है।
जो कि हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसको अच्छे से देखिएगा। थैंक यू।